सारस क्रेन, वो नायाब पक्षी जो जब उड़ता है तो मानो आसमान चूम लेता है और जब जमीन पर हो तो दिल छू लेता है। उत्तर प्रदेश के इस राष्ट्रीय पक्षी के दीदार से अगर मेरी सुबह की शुरुआत हो तो उसे एक रोमांचक सुबह ही कहना चाहिए। गंगा बेसिन में स्थित 400 हेक्टेयर में फैला सरसई नावर वेटलैंड एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है, यानी बर्ड सैंचुरी। अपनी जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी और सारस के लिए विख्यात इस जलाशय को एक रामसर स्थल घोषित किया गया। ना ईंट है ना दीवार है, फिर भी ये किसी का संसार है। हमारे संसार से भिन्न है, पर हमारे संसार के लिए ये एक उपहार है। अब इटावा के इस मशहूर सरसई नावर वेटलैंड में ये ख्याल मेरे मन में क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि मैं सोच रहा था कि हम अपने घरों में अपनी धनराशि का एक अंक हमेशा बचा के रखते हैं, अपने बैंक्स में सेविंग्स रखते हैं, बचत रखते हैं, सोना चांदी जेवर हमेशा बचा के रखते हैं। क्यों? वो इसलिए ताकि मुसीबत के दिनों में हम अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। अब ये वेटलैंड्स यही काम तो हमारे लिए करते हैं। एक प्रहरी बन के हमारी रक्षा करते हैं। बाढ़ की विपदा हो तो ये काम में आते हैं, सूखा पड़ जाए तो ये हमारे काम में आते हैं, स्वच्छ जल की ज़रूरत हो तो ये हमें देते हैं। तो हुआ ना ये हमारे संसार के लिए एक उपहार। और अगर इस उपहार में साथ में ये सारस क्रेन मिल जाए ना, तो ये उपहार नहीं, त्योहार है। आगे है सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध सरसई नावर वेटलैंड में सुनूंगा सारस के गीत। जाऊंगा कालीबाह मंदिर जो है देश के 51 शक्तिपीठों में से एक। इटावा की मशहूर लायन सफारी में होगा दीदार जंगल के राजा का। देखेंगे कैसे इटावा में यमुना को साफ कर रहा है नमामि गंगा। लूंगा मजा खीर मोहन का कुरकुरे और तीखे मंगोड़ों के साथ। रेसिपी जो है ना, ये लिख के दीजिए ना मुझे। मिलूंगा एक चंबल प्रहरी से जो बचा रहा है चंबल के जल जीवों को। जाऊंगा खूबसूरत पंचनदा जहां होता है एक अनोखा संगम। बदायूं से इटावा की दूरी लगभग 168 यानी 168 किलोमीटर है। वेटलैंड और खेतों के आसपास पाए जाने वाला सारस क्रेन कई तरह से अलग है। रामायण में भी सारस का जिक्र हुआ है। यह हंसों का जोड़ा वफादार इतना है कि एक बार अपना साथी बना लेता है तो जीवन भर उसी के साथ रहता है और बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाता। पर चिंता की बात यह है कि दुनिया भर में सबसे ऊंचे कद का उड़ने वाला पक्षी सारस क्रेन की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। जहां एक और ये वेटलैंड सारस जैसे जीवों का आशियाना है, वहीं पानी और धरती के बीच की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी भी है। स्वस्थ पर्यावरण की जीवन रेखा अगर कोई है तो वो है हमारे ये जलाशय। संजय जी, 2019 में सरसई नावर वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया, तो उसके पीछे कुछ खास कारण था? रामसर ईरान में एक शहर है, उसमें कन्वेंशन हुआ था वहाँ पे जी। तो उसमें ये हुआ था कि एक साइट घोषित की गई, रामसर साइट, जिसमें अच्छे जितने वेटलैंड विश्व के हैं उस पर रजिस्टर्ड किए जाएंगे। तो 1919 में सारस के कारण ये सरसई नावर भी उसमें रजिस्टर्ड किया गया, क्योंकि एट ए टाइम यहाँ सबसे ज़्यादा सारस पक्षी नजर आते हैं। अच्छा, इसीलिए इसका नाम सरसई नावर यहाँ के लोकल लोगों ने रखा था। सरसई मतलब सारस, नावर मतलब झील। इंडिया में इनकी जनसंख्या ऑलमोस्ट 10,000 है। इसमें से 30% 3,000 सवा 3,000 के आसपास इटावा और मैनपुरी जनपद में है। इस क्षेत्र की खास बात क्या है? इस क्षेत्र की खास बात ये है कि ये पर्टिकुलर इटावा और मैनपुरी का जो लगा हुआ बेल्ट है सर, ये ब्लैक कॉटन सॉइल का ऊसर क्षेत्र है। इसमें पानी नीचे रिसता नहीं है, तो ये सीजन में दलदली इलाका बना रहता है। सारस के लिए सबसे अच्छा हैबिटेट माना जाता है। तो इसीलिए पूरे भारत का 30% सारस इस पूरे बेल्ट में पाया जाता है। सारस की वजह से ही मशहूर है या सारस की वजह से? अपने आप में इसकी जो इकोलॉजिकल बैलेंस भी होगा? इकोलॉजिकल बैलेंस तो है ही। कोई भी वेटलैंड धरती पे किडनी का काम करता है।
यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग है सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स के थ्रू ही होता है। इंडिया में ऑलमोस्ट अब नोटेड वेटलैंड है उसका 30% ही वेटलैंड बचे हैं, उसमें एक सरसई नावर भी है। अच्छा, तो सरसई नावर वेटलैंड में सिर्फ सारस ही मिलते हैं और भी पक्षी हैं? माइग्रेटेड बर्ड भी आते हैं, काफ़ी मात्रा में आते हैं माइग्रेटेड बर्ड। 3 प्रकार के माइग्रेशन होते हैं सर। एक लोकल माइग्रेशन होता है पूरे से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, जी। हिमालय से माइग्रेशन होता है और साइबेरियन से होता है। अच्छा, इस वेटलैंड को खतरा है कोई लोगों का अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट का खतरा है सर। और किसानों के बीच में हम लोग भी जन जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहते हैं। समर्थन मिलता है? काफ़ी समर्थन मिलता है और किसान ये बात तो समझते हैं कि उनके खेतों में, उनकी कृषि भूमि में कि इन पक्षियों से कोई नुकसान नहीं है। पक्षियों और किसानों के बीच में एक प्रेम का भाव पैदा हो चुका है और उनको पूरी तरह से वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। समय अनुसार हमें वो बताते हैं कि सर आज कोई शिकारी आया था देखने के लिए, हो सकता है रात में शिकार करे, तो हम लोग भी उस दिन गश्त बढ़ा देते हैं। प्राकृतिक धरोहर से निकलकर मैं पहुंचा इटावा की धार्मिक धरोहर को देखने, शक्ति के स्थान। आस्था और मन्नत लिए अपने भगवान से आशीष की कामना में हर रोज यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है। पूरे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से एक शक्तिपीठ यहाँ इटावा में है। कालीवाहा मंदिर इस शक्तिपीठ का नाम है। आप जानते हैं कि हमारा देश आस्थाओं और मान्यताओं का देश है, तो इस जगह से जुड़ी मान्यता है कि कहते हैं यहाँ सती माता की बाह गिरी थी। यह मंदिर बरसों से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र रहा है और कहा जाता है कि एक समय था जब बीहड़ का हर डाकू इस मंदिर में आशीर्वाद लेने यहाँ आता था। नमस्कार। जय माता की। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि शक्तिपीठ का मतलब क्या होता है? तो शक्तिपीठ इसलिए है कि माता सती के जो 51 टुकड़े हुए थे, जहाँ जहाँ जिस जगह उनके अंक के जो टुकड़े गिरे हैं उसको शक्तिपीठ बोला जाता है। शक्तिपीठ, और उनमें से एक शक्तिपीठ यहाँ इटावा में है। कालीवाहन मंदिर। कालीवाहा। अभी कालीवाहा मंदिर क्यों इसका नाम पड़ा? कालीवाहन इसलिए कि अस्तोथा माँ जो थे यहाँ पर, वो यहाँ पूजा करते थे, उनको माता काली ने यहाँ पे दर्शन दिए थे। अच्छा, और वहाँ मतलब ये वहाँ मतलब वहाँ, तो काली वहाँ और यहाँ उनकी बाहें गिरी थी? जी, वहाँ यहीं गिरी थी। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती ये पिंडी रूप में थे। ये जमीन के अंदर ही से निकले हैं ऊपर अपने आप। अच्छा जी। तो कितना पुराना होगा ये मंदिर, ये स्थान? ये एक तकरीबन 500 साल पुराना मंदिर है। हमारी 6ठी पीढ़ी इस मंदिर की सेवा करते हुए आ रहे हैं। तो इसकी मान्यता बहुत है? जी, तो बहुत। ये इष्टिकापुरी है, देवों का गढ़ है ये। यहाँ पे इटावा नाम अब पड़ा है, पहले इष्टिकापुरी था। आगे है, जाऊंगा देश के सबसे पहले एशियाटिक लायंस के ब्रीडिंग सेंटर में। देखेंगे यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए नमामि गंगे के प्रयासों को। दाल के मंगोड़ों के साथ चखूंगा स्वाद इटावा की मशहूर खीर मोहन का। और अब मेरी इटावा यात्रा का वो पल जिसके लिए मेरे अंदर बच्चों जैसी उत्सुकता थी, इटावा की मशहूर लायन सफारी देखने की इच्छा। यहां पर बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से शेरों को रखा जाता है। यह इन एशियाटिक लायंस का ब्रीडिंग सेंटर भी है, जहां इनकी संख्या को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम में से जो लोग इटावा नहीं आए हैं, वो लोग शायद इटावा के बारे में उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने फिल्मों में देखा है या किताबों में पढ़ा सुना। इटावा एक बीहड़ है जहां पर डकैत रहते हैं। जी नहीं, ये सब बीती पुरानी बातें हैं। आज का इटावा एक बदला हुआ इटावा है। अब यहाँ बीहड़ में डकैत नहीं, शेर रहते हैं। मिट्टी के शेर नहीं, असली वाले शेर। जी हाँ, गुजरात के मशहूर एशियाटिक लायंस में से कुछ को यहाँ पर लाकर बसाया गया। यकीन नहीं हो रहा ना आपको? कोई बात नहीं, चलिए मिलवाता हूँ मैं आपको शेरों से और सुनाता हूँ आपको शेर की दहाड़। आइए। यहां आकर अगर आपको बब्बर शेर की एक झलक मिल जाए तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, आपका स्वागत है यहाँ इटावा में। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ आज हम आपको इटावा की शान, जिसको लोग लायन सफारी के नाम से जानते हैं, यद्यपि उसका पूरा नाम इटावा सफारी पार्क है, इसको दिखाएंगे। आप जानते नहीं कि मैं कितना उत्सुक हूँ। जी 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 जी। एक आपने मूवी देखी होगी द लायन किंग। जी बिल्कुल। तो उसी थीम पर ये हमने प्राइड रॉक बनाया हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इटावा का जो छवि है ना दिमाग जी में, जी जी जी, ये छवि से बिल्कुल ही परे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल। कब बदल गया इतना इटावा, पता उस नहीं चला। छवि को बदलने के लिए ही शासन प्रशासन ने ये व्यवस्था की यहाँ पे। तो इको टूरिज्म का ये इटावा गढ़ बनने जा रहा है। भव्यता और मनमोहक वातावरण के बीच जंगल के जीवन को देखने का आनंद ही अलग होता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये इटावा में शेरों को लाने का ख्याल कैसे आया और ये क्यों आया?
जो एशियाटिक लायन है जी वाइल्ड में जो पाया जाता है वो केवल इंडिया में ही है, और इंडिया में केवल गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, जूनागढ़ में। जी एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन, जी। एशियाटिक लायन में एक वेल नोन डिजीज है कैनाइन डिस्टेम्पर। उससे कई बार बहुत कैजुअलिटीज हुई, बड़ी संख्या में जानवर मारे गए। तो सभी वाइल्ड लाइफर्स के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर ये रहा कि कहीं एशियाटिक लायन विलुप्त न हो जाए भारतवर्ष से, जी समाप्त न हो जाए। तो इसके लिए गिर के बाहर कहीं दूसरी जगह इनकी एक सैटेलाइट पॉपुलेशन डेवलप करना बड़ा ज़रूरी था। इटावा में एक इतिहास रहा है, पहले की यहाँ लायन हुआ करते थे। अच्छा जी 19वीं शताब्दी में लास्ट शेर मारा गया था इलाहाबाद के पास, तो यहाँ पर शेर को पुनर्स्थापित करने की बात चली, तो ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया। ये ब्रीडिंग सेंटर वर्ल्ड में एशियाटिक लायन का पहला ब्रीडिंग सेंटर। क्या बात है। हमारे 8 शेर यहाँ पे इटावा में जन्म ले चुके हैं। ये पार्क करीबन 350 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है और यहाँ लायन सफारी के अलावा हिरन सफारी भी है। जी ये ब्लैक बक देखिए सामने दिख रहा है। ब्लैक बक शेड्यूल 1 का जानवर है जिसको हम टॉप प्रायोरिटी पर प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा ये एक सींग है इसका, जी एक सींग इसने लड़ाई करके तोड़ लिया। ये बहुत झगड़ालू किस्म का है अच्छा। और ज़्यादा झगड़ालू होने की वजह से दूसरे जानवरों ने इसका सोशल बायकाट कर रखा है, अकेला घूम रहा है। आप देखिए, देखिए कितने समझदार हैं इनकी प्रजाति, हमसे कहीं ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए ये इनके लिए चारा रखा गया है, ये हरी घास जिसको हम लोग बरसीम बोलते हैं। जी। बरसीम यहाँ इंसान हो या जानवर, हम सबकी जरूरत है प्यार। और जब इन जानवरों को हम इंसानों का प्यार मिलता है तो इनके संरक्षण के साथ साथ कुदरत भी खेल उठता है। मुझे बताया गया कि पहले यहाँ पर ब्लैक बक की संख्या केवल 20 थी, जो अब बढ़कर 75 हो गई है। अब हम आगे लायन सफारी में प्रवेश करेंगे, बस से हम लोग चलेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शांत बैठे रहेंगे, अपनी शेरों उत्सुकता को लगाम। बस उत्सुकता मन में रखें। उन्हें जो इरिटेट करती है जो बात, वो शोर। और दाहिनी तरफ आप नज़र दौड़ाएं, आपको शेर यहीं पे बैठे मिलेंगे। देखिए ये बैठा हुआ है, इधर ये जो छप्पड़ है हट के नीचे देखिए तीनों शेर बैठे हुए हैं। भी हमने इन्हीं 3 को ही डिस्प्ले में रखा हुआ है। ये एक मेल और 2 फीमेल का प्राइड अभी हमने इसमें सॉफ्ट रिलीज एरिया में छोड़ा है। और ये तीनों जुवेनाइल हैं, अभी 2 साल के भी पूरे नहीं हुए हैं। तो आपके लिए तो एक किस्म की संतान ही हुई ना। बिल्कुल, हम इनको बच्चों की तरह मानते हैं। बाकायदा 2 डॉक्टर हमारे वेल इक्विप्ड ट्रैंक्विलाइजर गन के साथ, इन केस कि कहीं ऑफेंसिव होते हैं, कोई अटैक करते हैं तो उनको ट्रैंक्विलाइज किया जा सके। जी और पूरी टीम हमारी है कि ट्रैंक्विलाइजिंग के बाद तुरंत रेस्क्यू किया जा सके उनको। तो अभी पूरी तैयारी के साथ हम ये ऑपरेशन चला रहे हैं। ये इस तरह ये भी कुछ बना हुआ है। तो ये आपने गुफा देखी इधर बाएं साइड में, जितना हम अधिक से अधिक इनको प्राकृतिक आवास या इनका नेचुरल हैबिटेट जिसको हम बोलते हैं वो दे सकते हैं, हम देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ इस क्षेत्र में जी कौन सी मुख्य नदी है जिसका पानी यहाँ पर इनको मिलता है? जी जी बिल्कुल, ये जो एरिया पूरा लायन सफारी एरिया हमारा, ये यमुना रिवर का कैचमेंट है। और यहाँ से करीब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद आगे चंबल है। सर बहुत बहुत कुछ समझने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। जी जी जो चीज़ें बहुत आसान लगती हैं कि अरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और ये शेर हैं, हम लोग बहुत आसानी से हम लोग बोल देते हैं कि शेर खत्म होते जा रहे हैं। जी जी अब समझ में आया कि कितनी मेहनत लगती है, जी मतलब पुनर्स्थापना के लिए जो मेहनत आप कर रहे हैं उसके लिए कितनी सोच होना ज़रूरी है, कितना दूरदर्शी सोच होना ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और मुझे इतना ज्ञान देने के लिए, और ख़ासकर इन शेरों का दीदार कराने के लिए। किताबों में और फिल्मों में हमने बहुत बार जंगल के जीवन और जानवरों की कहानियां देखी सुनी होगी, मगर जब हम इतनी शांत और सुंदर जगह पर आकर इस जीवन को नजदीक से देखते और समझते हैं तो यकीन मानिए जीवन भर का अनुभव साथ ले जाते हैं। और इस लायन सफारी को जो यमुना नदी सींचती है, आज उसी यमुना नदी को बचाने के प्रयास में नमामि गंगे निरंतर लगा हुआ है। इटावा शहर से कुछ दूरी पर नमामि गंगे की तरफ से 21 MLD क्षमता का एक STP लगभग बनकर तैयार हो चुका है। ये STP शहर के सबसे बड़े नाले टिक्सी नाला, जो कि यमुना में गिरता है, उसको टैप करेगा और आगे जाकर यमुना की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
हर शहर का चरित्र उसकी गलियों में बसता है और कुछ चीजों का अनुभव सिर्फ छोटे शहरों में 11 नंबर के वाहन पर सवार होकर ही मिलता है। ये देखिए छोटे शहरों के मजे। आप जानते हैं ये क्या है? ये है कूलर के पर्दे। मैं भी इटावा के चरित्र में खोता हुआ चलते चलते पहुंच गया एक खास मिठास से भरे पकवान की खुशबू लेने। खीर मोहन की मशहूर प्राचीन दुकान। अब मुझे आपको बताने की जरूरत है कि मैं इटावा में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर खीर मोहन चखने के लिए आया हूँ। अच्छा तो ये आप ही की दुकान है? जी हाँ हमारी। और आप खुद ही बनाते हैं? जी मैं खुद बनाता हूँ। क्या बात है। तो क्या बना क्या रही हैं तो बताएं। खीर मोहन। खीर मोहन जी। तो मैं समझ में आ रहा है मुझे ये बनता है पनीर से। नहीं, दूध को फाड़ के फिर अलग होता है, इसका अलग होता है। तो क्या प्रोसेस होता है बताइए। दूध फाड़ के इसको मैश करते हैं जी। फिर इसको मैश करके इससे गोली बनाते हैं और चाशनी भी किस गाय होती है। तो इतना सिंपल प्रोसेस है? जी। तो फिर तो हर कोई बना सकता है। नहीं आप नहीं, ऐसा क्या करते नहीं हो? बना सकता है ना, क्यों नहीं बना सकता? बस का रीजन है, नहीं बना सकता है कोई। तो राज तो बताइए हमारी पब्लिक को। राज तो बस हाथों में जादू है और ये हाथों मान में लीजिए। जादू है। बनाने वाले के हाथों में जादू होता है हमेशा। जानते हैं छोटे शहरों में ना लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े शहरों में लोगों के दिल बड़े नहीं होते, शायद इतने मशरूफ होते हैं अपने काम में कि मेहमान नवाजी का वक्त ही नहीं मिलता। यहाँ पर आओ तो लोग कितने प्यार से मिलते हैं। ये देखिए अपने हाथ से बनाकर आपको खीर मोहन खिलाते हैं। जी जी। आधा तो मुझे मालूम है इसकी मिठास आपके प्यार मोहब्बत में मिल गई, बाकी मुझे यहाँ से मिल जाएगी। जरूर मिल जाएगी। क्या कहते हैं? अरे यार आप क्या कहते हैं? मतलब मज़ा 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 ही आ गया। बहुत स्वादिष्ट है। और अब समझ में आ रहा है कि जो इसमें एक मिठास जो है वो आपके हाथों से आएगी। इस दुकान में चौथी पीढ़ी बन रहा हूँ मैं, काम बना रहा हूँ इसको। तो चौथी मतलब आपके पीढ़ी। दादा परदादा हाँ सब लोग यहाँ परदादा। पे। ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है इटावा की। ये खीर मोहन पूरे इटावा में सिर्फ यहीं बना करते हैं, पूर्वी अटोले में। ये आपके सब चाहने वाले हैं? जी हाँ। ये आपका शेयर तो नहीं है इस दुकान में? बिल्कुल भी नहीं सर, मैं बस यहाँ रोज आता हूँ। मैंने कहा ना छोटे शहरों के लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं। जब मिठास बहुत बढ़ जाए तो तीखे का तड़का बहुत कम आता है, खासकर तब जब आपको मशहूर मूंग की दाल के मंगोड़ों का पता मिल जाए। नमस्कार। नमस्ते भैया। देखिए अगर आप सोच रहे थे कि मूंग की दाल के मंगोड़े खाने के लिए मैं किसी ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पर एसी का कमरा होगा और मेरे को बड़ी सी मस्त सी कांच की प्लेट में मंगोड़े मिलेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। जनाब ये इटावा है। यहाँ का खाना पीना जो है ना वो अपने स्वाद के दम पे बिकता है, दिखावे के दम पर नहीं। तो जनाब अक्सर ये होता है कि हम चटपटा खाने के बाद में मीठा खाते हैं। मैं सीधा मीठा खाकर चटपटा खाने के लिए आ रहा हूँ। क्या बात है कि आपके दाल मंगोड़े इतने मशहूर हैं? सर यहाँ 45 वर्षों से मंगोड़े बिक रहे हैं और पहले दादाजी बनाते थे। मस्त है। और मैं देख भी रहा हूँ पीछे कितने लोग खड़े हैं, आप हाँ, खा रहे हैं और आप बोल रहे हैं 40 साल से लोगों को खिला रहे हैं, तो एक बात की तो गारंटी है भैया, पेट खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। चलिए बना दीजिए एक प्लेट। देखिए स्वाद तो आपको यहाँ पे ऐसे ही मिलेगा। आप ये किसी होटल को ढूंढने मत जाइएगा, यहाँ पे सड़क पे चल के आइएगा। सही कहा मैंने? ये रेसिपी जो है ना ये लिख के दीजिए ना, मुझे अपनी बीबी को दूंगा मैं। सर घर पे ऐसा टेस्ट नहीं बनेगा। घर पे ऐसा टेस्ट नहीं बनेगा? नहीं बनेगा सर। 40 सालों से ऐसी सरसों के तेल में बनता है? हाँ पहले एक दुकान से स्टार्ट हुई, अब 6 दुकान लग गई। क्या बात है। देखिए बिजनेस फैलता जा रहा है, लेकिन ये ठेला नहीं छोड़ा अभी तक। ठेला वही है। ठेला का वही का वही है। क्या बात। आपका नाम? रामनिवास। राम निवास जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना बेहतरीन स्वाद चखाने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सर। आगे है, देखेंगे कैसे बचा रहा है चंबल की बायोडायवर्सिटी को एक चंबल प्रहरी। जाऊंगा पंचनदा और देखूंगा 5 नदियों का खूबसूरत संगम। एक साफ निर्मल बहती नदी के दर्शन एक ऐसा अनुपम एहसास है जिससे कभी मन नहीं भरता। चंबल नदी उत्तर और मध्य भारत की सबसे साफ और 12मासी नदी है। इस नदी को मध्य भारत में यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी कहा जाता है और इसमें तरह तरह के जीव पाए जाते हैं। कछुओं के अलावा ये घड़ियालों का घर है और यहाँ डॉल्फिन्स का डेरा भी है। राजीव कितना खूबसूरत नज़ारा है। कहाँ ले आया आप मुझे? चंबल नदी है ना? बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत है और कितनी विशाल है और कितना स्वच्छ इसका पानी लग रहा है। चंबल नदी चूँकि किसी शहर के किनारे से नहीं निकली है, इसलिए ये प्रदूषित नहीं है और इसीलिए इतना साफ पानी यहाँ दिखता है। हाँ मुझे लगता है कि लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आपकी सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो एनजीओ है वो मुख्यतः किन चीज़ों पर काम करती है? हम लोग यहाँ पर एक्वाटिक डाइवर्सिटी के ऊपर काम करते हैं, जो चंबल में घड़ियाल, कछुआ, डॉल्फिन्स और वाटर बर्ड्स, जो माइग्रेटरी बर्ड्स और रेजिडेंट बर्ड्स यहाँ रहती हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो कुछ खतरा है उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल। टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स
और डॉल्फिन्स, तीनों स्पीसीज़ ऐसी हैं जिनकी डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी है। जब 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके बाद से ये हुआ कि इन स्पीसीज़ को प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो गया। पाली से लेके और पचनदा तक लगभग 435 किलोमीटर एरिया जो है वो नेशनल चंबल सेंचुरी के नाम से डिक्लेयर है। इंडिया में एक अकेली ट्राई स्टेट सेंचुरी है जिसमें यूपी, एमपी और राजस्थान में ये बनी हुई है। चंबल में ही केवल घड़ियाल बचे थे जिस समय क्राइसिस का दौर था, तो तीनों स्टेट में घड़ियाल प्रोटेक्शन लागू किया गया और उसके बाद से काफ़ी अच्छी संख्या है। आज हमें लगता है 2,500 से 3,000 के आसपास इस समय घड़ियाल बचे हुए हैं। अच्छा राजीव, ये बताएं कि आपने घड़ियाल के बारे में बात की, लेकिन टर्टल्स की कितनी पॉपुलेशन है, कछुओं की संख्या कितनी है? देखिए, चंबल में तो 9 स्पीसीज कछुओं की पाई जाती हैं, जिनमें से 6 इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। और जो सबसे दुर्लभ कछुआ कहा जा रहा है आजकल, जो बटागुर कछुआ के नाम से जानते हैं, वो इस नदी में मिलता है। बाकी एरियाज़ में वो विलुप्त हो चुका है। इस एरिया में अब अच्छी खासी पॉपुलेशन टर्टल्स की दिखने लगी है, क्योंकि वो 2007 के बाद से जो प्रोटेक्शन लॉज यहाँ पर शुरू हुए, उसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन फ्लरिश कर रही है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। गांव वाले समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, इसका जो महत्व है? जब यूपी में चंबल आती है तो हर 20 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने एक बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सेंटर बना रखे हैं। तो एक नेटवर्क है पूरा रिवर में जो हम लोगों के साथ काम कर रहा है, और वही हमारे इस चंबल को संरक्षण देने का काम कर रही है, वही स्ट्रेंथ है। क्या बात है। मैं यही सोचता हूँ हमेशा कि सबसे मजबूत अगर किसी का समर्थन मिले वो स्थानीय लोगों का होता है ना। अगर आप दिल से कुछ करना चाहते हैं और आपके इरादे नेक हों तो फिर कोई भी बीच में अड़चन नहीं आती। अब तक मैंने सिर्फ 3 नदियों के संगम के बारे में सुना था, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन इटावा में तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पंचनदा में 5 नदियों का खूबसूरत संगम होता है। यहाँ यमुना, चंबल, सिंध, कुवारी और पाहुज इस संगम स्थल में आकर एक हो जाती हैं। ये पांचों एक साथ यहाँ नहीं मिलती। यमुना और चंबल एक होकर मिलती हैं और कुवारी, पाहुज और सिंध एक होकर पहुंचती हैं। 5 नदियों का नायाब मिलन। जीवन के पाठ सिर्फ हमें विद्यालयों में नहीं मिलते, प्रकृति भी हमें सिखाती है। जरा सोचिए, 5 नदियां अपनी शख्सियत भुलाकर, अपनी पहचान छोड़कर, बिना किसी बैर के, बिना किसी शिकायत के एक दूसरे में समा जाती हैं, क्योंकि शायद वो जानती हैं कि एकता में ताकत है। बस इसी खूबसूरत विचार के साथ में इटावा का मेरा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। लेकिन मैं यहाँ से बहुत सी ऊर्जा लिए जा रहा हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम में से कुछ लोग हैं जो हम में से बहुत से लोगों की नासमझी की भरपाई लगातार कर रहे हैं। हमारे वेटलैंड्स हो, उनका संरक्षण कर रहे हैं। सारस क्रेन हो, कछुए हो, शेर हो, घड़ियाल हो, डॉल्फिन्स हो या हमारी नदियाँ हो, इन्हें बचाने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। बस इन कुछ लोगों को भविष्य में मेरा समर्थन और सहयोग मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा मैं खुद से करता हूँ। और आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में फिर हाजिर होऊंगा। कि क्या करूँ, लालची हूँ, इसीलिए इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि हम सब मिलकर इन प्रयासों को क्रांति लाने का बल देंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक जागरूक कल देंगे। घबराइए मत, वादा नहीं मांग रहा हूँ, आप मेरे अपने हैं, इसलिए आपके समर्थन की कामना कर रहा हूँ। गुड नाइट, मुस्कुराते रहिए।